हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण। आज हम इसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 3 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आज का ये जो पार्ट होगा इसमें हम मुक्त पतन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मुक्त पतन किसे कहते हैं, इसको किस प्रकार से जो है वो परिभाषित किया जाता है। तो ये सब हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो मुक्त पतन को यदि परिभाषा के रूप में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु मुक्त पतन में है। ठीक है, यानी फ्री हैंड गिरती है, पृथ्वी की तरफ एक गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है और उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है गुरुत्वीय बल के अलावा, तो हम इसको क्या कहते हैं कि वह वस्तु मुक्त पतन में है, फ्री हैंडेड है और अन्य उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता है। जैसे किसी पत्थर को ऊपर से गिराया जाता है, साथ ही किसी कागज़ को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, तो हम बोलते हैं कि वह मुक्त पतन के रूप में गति करती है। अब इसकी हम व्याख्या करें मुक्त पतन की, तो हम व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं? अब हमें पता है कि जो सामान्यतः पृथ्वी है, ये पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी पिंड हैं, उन पिंडों को, जितनी भी वस्तुएं इस प्रकृति के अंतर्गत, उन सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। और पृथ्वी के इसी आकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। और पृथ्वी के इसी आकर्षण बल को किस बल के नाम से जाना जाता है? गुरुत्वीय बल के नाम से इस बल को जाना जाता है। ठीक है, पहली बात। सेकंड, आपको इसमें ध्यान रखना, जब वस्तु मुक्त पतन में होती है, ठीक है, तो वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है। इसलिए इस बल को या इस गति को किस गति के नाम से जाना जाता है? मुक्त पतन के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई पत्थर है या कोई कागज़ है, उसको ऊपर से गिराया जाता है तो पृथ्वी उसके ऊपर एक बल लगाती है जिसे गुरुत्वीय बल बोलते हैं, और इसी बल के कारण कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मुक्त पतन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट होगा, क्या मुक्त पतन में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है? उसके बारे में हम देखेंगे। क्या मुक्त पतन में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है? उसके बारे में देखेंगे। क्या मुक्त पतन में वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? जब कोई वस्तु मुक्त पतन में गिरती है तो उसके वेग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है? अब हमें पता है कि जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वस्तु की जो गति की दिशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। गति की दिशा में परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। किसकी गति की दिशा में? वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब उसकी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं होगा तो वेग में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वेग में भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी एक समान गति से वो गिर रही है कोई वस्तु, तो उसकी गति समान है तो उसका वेग भी क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसके वेग में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी है, पृथ्वी के आकर्षण के कारण, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण, यानी पृथ्वी जो आकर्षण बल लगाती है उस आकर्षण बल के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होगा? वेग के परिमाण में। और वेग के परिमाण में जब परिवर्तन होता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कभी उसका वेग कम हो सकता है और कभी अधिक हो सकता है। तो वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है और वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है। तो हमने पढ़ा था कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और जब वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन, अतः हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन में गिरती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, और जब दिशा में परिवर्तन नहीं होगा तो उसके वेग में परिवर्तन भी नहीं होता। लेकिन यदि पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है तो इस वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है त्वरण तो उत्पन्न होगा। और जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। तो हमें पता है, जैसे मान लो पृथ्वी के ऊपर गिरेगी, जब वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो उस पर क्या कार्य करता है? त्वरण कार्य करता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो उस पर त्वरण कार्य करता है, और ये त्वरण जो है वो गुरुत्वीय बल के कारण होता है। ये जो त्वरण उत्पन्न होगा ये है त्वरण। गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है। जो त्वरण उत्पन्न होगा वो किसके कारण उत्पन्न होगा? गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है। अतः इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g कहते हैं। ठीक है, यदि त्वरण में परिवर्तन हो रहा है गुरुत्वीय बल के कारण तो उससे उत्पन्न होने वाला जो त्वरण होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे g से प्रदर्शित किया जाता है। और g का मात्रक यानी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण g का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। तो ये भी आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखना। अब अगला पॉइंट होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g का सूत्र किस प्रकार वो हम ज्ञात कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। अगला पॉइंट,
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण, उसका सूत्र है वो किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है, बना सकते हैं, यह सूत्र होता क्या है, तो वो हमें ध्यान रखना है। और परीक्षा में इससे संबंधित न्यूमेरिकल वो पूछे जाते हैं, तो वो हम देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का सूत्र, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण जी का सूत्र की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उससे जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमने पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ये तो पढ़ा था, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो यहाँ पे ये जो त्वरण उत्पन्न होता है ये गुरुत्वीय बल के कारण वेग में परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होता है। इसलिए हम एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, g गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, F बराबर m g। क्या हो जाएगा, F बराबर m g। अब इसको दे दो समीकरण 1। अब इसमें बताओ F क्या है, बल है, m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। यही तो है। अब देखना इसमें F बराबर, ये हमने एक सूत्र प्राप्त किया। सेकंड हमें पता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। अब गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि F बराबर जी m बटा डी स्क्वायर। ये तो कहता है, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो हम क्या लिख सकते हैं, एम जी बराबर जी m बटा डी स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया तो g बराबर क्या हो जाएगा, जी m बटा डी स्क्वायर। तो ये जो समीकरण 3 है वो किस को प्रदर्शित करता है, समीकरण 3 जी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। किस नाम से जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 जो है, 3 को गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो ध्यान रखना जी बराबर जी m बटा डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इसमें जी गुरुत्वीय स्थिरांक, उसके बाद में m द्रव्यमान, डी दूरी, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। g यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इस प्रकार जो है वो हम गुरुत्वीय त्वरण g का जो सूत्र है उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। यहाँ पे जो समीकरण 3 है वो गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण है। ठीक है, उसके साथ साथ मुक्त पतन के समय गुरुत्वीय त्वरण g वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
ये एक इम्पोर्टेंट है इसमें, जब कोई वस्तु मुक्त पतन में होती है तो मुक्त पतन के समय जो उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण g होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कितना ही हो, चाहे 50 किलोग्राम हो, चाहे 2 किलोग्राम, कुछ मिलीग्राम भी क्यों ना हो, तो गुरुत्वीय त्वरण वो g के ऊपर द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अर्थात यदि दो भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो एक ही समय पर पृथ्वी की सतह से टकराती है। किस स्थिति में? जब हम बात करें निर्वात में। निर्वात में हवा का वेग फिक्स कितना होता है? निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण g, इसका मान कितना होता है? 9.8। g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर फिक्स होता है। अब वस्तु का जो त्वरण होता है जब वस्तु मुक्त पतन में है, तो मुक्त पतन की स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान भले कितना ही हो तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण g का मान समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि मुक्त पतन की स्थिति में जब वस्तु को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों वस्तुएं एक साथ समान समय में समान स्थिति में पृथ्वी की सतह से टकराती है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब अगला हमारा पॉइंट होगा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है वो हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो अगला हमारा पॉइंट रहने वाला है वो होगा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। अब हमें पता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर रहती है या पृथ्वी की सतह पर होती है तो वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी वस्तु और पृथ्वी के केंद्र की दूरी से मापा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई वस्तु है तो ये वस्तु पृथ्वी की सतह पर है। अब इस पृथ्वी की सतह पर इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी जो है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु और वस्तु के बीच की जो दूरी है उसको माप के किया जाता है। जैसे मान लो ये है पृथ्वी और ये सतह है। जब सतह पे कोई वस्तु है तो बीच की दूरी की गणना है पृथ्वी के केंद्र बिंदु और वस्तु के बीच की दूरी के आधार पे की जाती है। दोनों के बीच में दूरी कितनी है उसको माना जाता है। अर्थात जो d होती है वो पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होती है। किसके बराबर होगी? पृथ्वी की त्रिज्या r। ये है r और इनके बीच की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी? d बराबर r। पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होती है तो हम क्या लिख सकते हैं? d बराबर r लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो d बराबर r लिख सकते हैं। अब देखना जो गुरुत्वीय समीकरण हमने 3 प्राप्त किया तो उसमें d के स्थान पर r रखते हैं तो समीकरण 3 में d के स्थान पर r रखने पर तो समीकरण टी में जो 3 में d था उसके स्थान पर हमें क्या रखना है? r रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? g बराबर जी एम बटा
यहाँ पे क्या था, डी था, तो उसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, आर रख दिया। तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बटा आर स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 4 है वो पृथ्वी की सतह पर, समीकरण 4 पृथ्वी की सतह पर, तो या तो पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के नज़दीक रहते वस्तुओं पर लागू होती है, या पृथ्वी के नज़दीक रखी वस्तुओं पर लागू होती है। ठीक है। तो कुछ बातें हैं वह आपको देखनी है। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, सूत्र की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से की जाती है, तो वो सब हमने आज की इस वीडियो में जाना। और हमारा अगला जो वीडियो होगा तो उस वीडियो के अंतर्गत जो ध्रुव है और विषुवत रेखा है उसमें गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है वो हम पढ़ेंगे।